नमस्कार 11th कॉमर्स के विद्यार्थियों। जो आप 11th कॉमर्स में थे वो अब आप क्रमोन्नत होकर के 12th कॉमर्स में आ चुके हैं और आप सभी इसमें घर पर बैठे होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। और इसी संदर्भ में अपने हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 12th कॉमर्स का कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो अकाउंटेंसी का प्रथम अध्याय है, साझेदारी का सामान्य परिचय। आज अपन इस चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप का अर्थ, पार्टनरशिप की परिभाषा और पार्टनरशिप की विशेषताएं जानेंगे। तो आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिए और अपने पास रफ रजिस्टर रखिए, उसमें महत्वपूर्ण बातें नोट्स कीजिए और उसके बाद आप अपनी फेयर कॉपी में जो मैं आपको वर्क बताऊंगा वो वर्क भी आपको करना है। अब आप सभी विद्यार्थी क्रमोन्नत होकर के 12th में आ चुके हैं, तो आप 12th के सिलेबस को, 12th के कोर्स को ध्यान से आपको इसको क्या करना है, इन समय में इसका सदुपयोग करना है और इसका अच्छे से आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो साझेदारी का सामान्य परिचय, तो ये जो चैप्टर है आपके 5 नंबर का चैप्टर है और बहुत ही अच्छा अध्याय है और सिंपल अध्याय है और एक छोटा सा अध्याय है जो आपकी काफ़ी सहायता करेगा आगामी अध्यायों में। तो ये जो 5 नंबर का चैप्टर है इसकी करते हैं अपने शुरुआत। सबसे पहले अपन जानते हैं साझेदारी का अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थियों, जब भी अपन बात करें साझेदारी की, तो साझेदारी से मतलब है कि कम से कम 2 व्यक्ति, कम से कम कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, यानी कि कम से कम जब 2 व्यक्ति मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं वो तो साझेदार कहलाते हैं और उस कार्य की अपनी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। यानी कि बात की जाए इंग्लिश में तो पार्टनरशिप, यानी कि इसको अपन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। और जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो क्या कहलाते हैं, पार्टनर, यानी कि साझेदार। तो यानी कि साझेदारी के लिए आपको कम से कम कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, 2। तो आपको ध्यान में सबसे पहले ये दिमाग में रखनी है कि साझेदारी के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने आवश्यक है, 2 व्यक्ति होने आवश्यक है। यानी कि अकेला व्यक्ति साझेदारी नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अकेला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, साझेदारी नहीं कर सकता। साझेदारी के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। दोस्तों, अपन साझेदारी की जो परिभाषा विस्तृत रूप में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट ये ध्यान में रखना है कि साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। यानी कि कम से कम साझेदारी के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 व्यक्ति। अब बात करते हैं कि जब 2 व्यक्ति होते हैं और वो समान उद्देश्य के लिए साथ में मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति होते हैं साथ में मिलकर कार्य करते हैं उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, समान उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि उनका अगर उद्देश्य समान नहीं है और साथ में काम कर रहे हैं तो वे साझेदार नहीं कहलाएंगे। यानी कि केवल साथ में काम करने से साझेदार नहीं होंगे, उनका उद्देश्य भी क्या होना चाहिए, समान उद्देश्य होना चाहिए, तभी अपन उन्हें क्या कहेंगे, साझेदार कहेंगे। अब बात करते हैं कि साझेदार और साझेदारी, अगर साझेदार काम कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर कुछ नियम भी लागू होते हैं, अधिनियम भी लागू होता है, वो साझेदारी अधिनियम कौन सा है और कब लागू हुआ, तो अपन बात करते हैं साझेदारी अधिनियम। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम है, भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम है आपका 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है, भारतीय साझेदारी अधिनियम है 1932, जो कि संपूर्ण भारत में 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। 1 अक्टूबर, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पीछे आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ। तो ध्यान रखना कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर को
छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था। यानी कि जो साझेदार आपस में मिलकर के कोई कार्य या धंधा करते हैं उस पर नियम जो लागू होते हैं वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम है वो इस पर लागू होते हैं। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 और अनुच्छेद 35A है वो हट चुका है, उसके कारण अब ये पूरे भारत पर लागू होता है। उस समय की बात है जब ये अधिनियम लागू हुआ 1 अक्टूबर 1932 को, उस समय ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था और अब ये पूरे भारत में लागू है। एक बात और ध्यान रखनी विद्यार्थियों आपको कि ये जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ये लागू होने से पहले इसके जो प्रावधान थे वो किस में थे, तो उससे पहले इसके जो प्रावधान थे वो भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में पहले साझेदारी अधिनियम के प्रावधान थे वो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में थे और उसके बाद 1 अक्टूबर 1932 को साझेदारी अधिनियम क्या कर दिया गया, इसमें से निकाल करके अलग कर दिया गया। तो साझेदारी अधिनियम लागू हुआ 1 अक्टूबर 1932 से को, और आपको यदि ये पूछ ले कि साझेदारी अधिनियम लागू होने से पहले इसके प्रावधान किस में थे, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में थे, और आपसे ये पूछ ले कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कब लागू हुआ, तो ध्यान रखना ये आपके 1 सितंबर को, ध्यान रखना 1 सितंबर 1872 को भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ और 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय अनुबंध अधिनियम अपने अलग से चैप्टर है, 16 मार्क्स का चैप्टर है बिजनेस मैनेजमेंट में, वहाँ पर अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन यहाँ पढ़ रहे हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत साझेदारी का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं अपन आज पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए क्लास को। ये एक थोड़ा आपके लिए नया प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आपको थोड़ी हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन आप जैसे ज़्यादा रोजाना पढ़ेंगे तो फिर आपको इसका भी अभ्यास हो जाएगा। और साथ में आप अपने पास में रफ रजिस्टर लिख रखिए और उसमें लिखते रहिए। अब अपन देखते हैं साझेदारी का अर्थ और परिभाषा, जो आपकी 12th की अकाउंटेंसी की बुक है उसमें क्या दे रखा है। तो साझेदारी से संबंधित प्रावधान भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मैंने आपको कहा है कि एक पीछे क्वेश्चन भी आया था 1 नंबर का और आपके इस बार भी आ सकता है। जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है, अब ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है, उसमें जब लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर ही, आपको पता है धारा 370 और अनुच्छेद 35A के कारण। इस अधिनियम के लागू होने से पहले साझेदारी से संबंधित प्रावधान किसमें थे, भारतीय संविदा अनुबंध अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिए गए थे। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था, 1 सितंबर 1872 को, और भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1932 को। आगे, साझेदारी का आशय व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, मैंने आपको बताया कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2, और अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक का मतलब है कानून, यानी कि जो कानूनी रूप से मान्य है, वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, यानी कानूनी रूप से मान्य व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं। व्यवसाय में क्या लगाते हैं, पूंजी, यानी कि किसी व्यवसाय को, धंधे को स्टार्ट करने के लिए सर्वप्रथम जो पूंजी लगाई जाती है, जो रुपए लगाए जाते हैं उसे अपन कैपिटल कहते हैं। प्रबंधी की योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभों को आपस में क्या करते हैं, बांटते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो लाभों को क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं। अपन यहाँ बात करेंगे कि इसने यहाँ पर केवल लाभ शब्द का ही क्यों उपयोग किया, हानि का क्यों नहीं किया, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्यापार कैसा होगा, वैधानिक होगा, और अपनी स्वेच्छा से क्या करते हैं, व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, अपनी प्रबंध योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं और लाभों को आपस में बांटते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, साझेदार कहते हैं। वैधानिक व्यापार का मतलब आपको मैं बता देता हूं, आपकी दिक्कत हो रही होगी। वैधानिक व्यापार का मतलब है कि जो व्यापार कानूनी रूप से मान्य हो, जैसे कि आपने 2 व्यक्तियों ने मिलकर किसी को मारने का निश्चय किया, यानी किसी का मर्डर करने का निश्चय किया,
तो ये आपकी साझेदारी नहीं कहलाएगी। क्यों? आप कहोगे कि सर हम दो व्यक्ति भी हैं, हमारा उद्देश्य भी समान है, लेकिन आपकी एक साझेदारी नहीं कहलाएगी क्योंकि ये वैधानिक नहीं है, कानूनी रूप से क्या है, अवैध है, इलीगल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो विद्वान सर फ्रेडरिक पालक ने जो परिभाषा इसके बारे में बताई है वो पढ़ते हैं अपन। इनके अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने सबके द्वारा अथवा सबकी ओर से उनमें से किसी के द्वारा किए जाने वाले व्यापार के लाभों में हिस्सा बंटाने के लिए ठहराव किया है। ठहराव का मतलब होता है, देखो अनुबंध की भाषा में ठहराव होता है प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, यानी प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर क्या होता है, ठहराव होता है। यानी आपने किसी कार्य को करने का प्रस्ताव रखा, सामने वाले ने आपको स्वीकृति दे दी, तो ये आपका एक समझौता हो गया। ठहराव को अपन समझौता भी कह सकते हैं। तो आपस में बांटने के लिए क्या किया गया हो, समझौता या ठहराव किया हो। अब देखो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4, ध्यान रखना धारा 4 में परिभाषा दे रखी है साझेदारी की। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी परिभाषा क्या दे रखी है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों के बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। साझेदार में जो व्यक्ति शामिल होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। और जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम कहा जाता है। और इस सारे कार्य को अपन क्या करते हैं, पूरी प्रक्रिया कहलाती है साझेदारी। जैसे कि आप दो विद्यार्थियों ने मिलकर के कोई 2 माह के लिए कोई दुकान चलाने का आपने व्यवसाय किया कि अपन 2 महीने के लिए किसी प्रकार की कोई दुकान चलाएंगे, और उस दुकान का नाम आपने मान लो रख दिया कि राम जनरल स्टोर। आपने परचून की दुकान है तो आपने राम जनरल स्टोर रख दिया। तो ये आपकी दुकान फर्म का नाम क्या हो जाएगा, राम जनरल स्टोर हो जाएगा। और आप 2 हैं, ये आप क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। और ये आपकी क्या चल रहा है, साझेदारी चल रही है। तो इस प्रकार आपने ये समझा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर बात की जाए आपके ये भी चीज़ समझ में कम आई होगी कि सब एक के लिए, एक सब के लिए किस प्रकार। तो ये क्या होता है कि 4 व्यक्तियों ने मिलकर के मान लो कोई स्कूल खोली, 4 व्यक्तियों ने मिलकर के कोई स्कूल खोली। उसमें से 3 व्यक्ति वो क्या है, अनपढ़ है। देखो कहीं पर भी साझेदारी में उल्लेख नहीं है कि पढ़ा हो अनपढ़ हो, कोई भी साझेदार हो सकते हैं। और एक क्या व्यक्ति शिक्षित है, वो एक शिक्षित और ये शिक्षित है। अब स्कूल का सारा संचालन ये अकेला कर रहा है, लेकिन पूंजी इन चारों ने लगाई है। इन चारों ने क्या लगाई है, पूंजी लगाई है। चारों ने सब कुछ अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये स्कूल का जो संचालन है वो एक ये शिक्षित व्यक्ति कर रहा है। तो ये साझेदार है। तो यानी कि इन सब की ओर से ये संचालन, यानी इसके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो इनकी ओर से क्या है, मान्य है। यानी कि सब एक की ओर से या एक की ओर से सभी कार्य कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपके लाइन में लिखा हुआ है, संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा। या तो सारे चारों मिलकर के स्कूल का संचालन कर लें या उन चारों में से एक कर ले संचालन, या 2 कर लें। अब बात करते हैं आगे साझेदारी की आवश्यकता, कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई जब अकेला आदमी एकल व्यापार सोल प्रोप्राइटरशिप से काम चल सकता है तो पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपने कहावत सुनी होगी, 1 से भले 2। तो एकल व्यापार में बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। जब आप अकेले घर पे रहते हो तो आपको थोड़ा डर भी लगता है कि आज घर पे अकेले कम से कम 2 होते तो रात आराम से कटती। एक आदमी अकेला होता है, उसको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, वर्कलोड भी उसके ऊपर ज़्यादा होता है। तो इन्हीं सब की अकेला व्यापार है। अकेला व्यक्ति अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास संसाधन है सीमित होंगे, उसके पास पूंजी है वो सीमित होगी, उसके पास चतुराई के गुण हैं वो क्या है, सीमित होंगे, उसकी जो योग्यता है वो अलग होगी, सीमित होगी, उसके पास जो पूंजी है वो भी क्या होगी, सीमित होगी। यानी इन सब के कारण आवश्यकता किसकी पड़ी, साझेदारी की, पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ी। यानी अगर सिंपल भाषा में कहे तो एकल व्यापार के दोष यानी एकल व्यापार की कमियां दूर करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता महसूस हुई। आपने कई बार दुकानों के आगे
आपकी जो भी आपने मार्केट में दुकानें देखी होगी, ऐसा करके लिखा होता है प्रो। जैसे कि मान लो कोई मोबाइल की दुकान है, जैसे यहाँ पर प्रो लिखा हुआ है राम, तो आप लोग अमूमन सोचते हैं कि ये प्रो का क्या मतलब है। आप कुछ सोचते होंगे ये प्रोफेसर है, नहीं, यहाँ ये प्रो का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप होता है, यानी कि स्वामित्व। क्या है, स्वामित्व, यानी प्रोप्राइटरशिप, यानी कि स्वामित्व इसका है तो राम का है, यानी कि इस दुकान का मालिक कौन है, राम है। और कैसा व्यापार है, एकल व्यापार है, यानी अकेले की दुकान है। तकरीबन आपको गांव में जो भी दुकानें मिलती है तकरीबन एकल व्यापार की दुकानें मिलती है, और उसके अलावा कुछ आपके गाँव में दुकानें साझेदारी की भी हो सकती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, कहीं आपसे कोई पूछ ले तो आप बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, एकल व्यापार के दोषों के दूर करने के लिए। अब दोस्तों अगर बात करें कि एकल व्यापार के दोष क्या होते हैं, अगर एकल व्यापार के दोषों की मैंने आपको कुछ और बता दी, कुछ और दोष बता देता हूं। जैसे कि अस्तित्व होता है एकल व्यापार का, वो भी क्या होता है, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित अस्तित्व होता है। अनुपस्थिति में क्या होती है, नुकसान। जैसे कि आप मान लो आपकी एकल व्यापार की दुकान है और आप मोबाइल है सेलिंग का काम करते हैं, मोबाइल बेचने की आपकी दुकान है, आपकी दुकान में मोबाइल है, ठीक है, आपकी मोबाइल की दुकान है। अब मान लो कोई आपका शादी का कहीं का कार्ड आ गया, आपको शादी में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दुकान क्लोज करके जाना पड़ेगा, और आप अकेले हैं। आपके जाने के बाद अगर 4 ग्राहक आए हैं और 4 ग्राहक खाली जाते हैं तो ये आपको नुकसान हुआ। तो अनुपस्थिति में क्या हुआ, नुकसान हुआ। अनिश्चित अस्तित्व, एकल व्यापार है, अकेला मालिक है, आप बीमार पड़ गए, मालिक है बीमार पड़ गया, मालिक को 10 दिन दुकान नहीं जा सका, तो उतने दिन दुकान में जो भी नुकसान हुआ वो सब एकल व्यापार के कारण हुआ है। और मृत्यु पर क्या होता है, व्यवसाय बंद हो जाएगा। तो अस्तित्व कैसा है, एकल व्यापार का अनिश्चित अस्तित्व है। तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता महसूस हुई। अब देख सकते हैं साझेदारी की आवश्यकता, सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध क्षमता, चातुर्य, अनिश्चित अस्तित्व आदि एकांकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का उद्भव हुआ। यानी इन दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि पूंजी, कार्यकुशलता, अनुभव की पूर्ति के लिए साझेदारी की स्थापना की जाती है। वास्तव में ये विकेंद्रित साधनों का केंद्रीकरण है, जैसे कहीं पर पूंजी है तो कहीं पर प्रतिभा। संक्षेप में साझेदारी की आवश्यकता एकांकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए हुई है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जहां चना है वहां दांत नहीं, जहां दांत है वहां चना नहीं। तो एकल व्यापार में ये दोष होता है, तो इसलिए दांत भी हो और चना भी हो, इसके लिए साझेदारी की आवश्यकता महसूस हुई, कि यानी कि पूंजी भी आ जाए और प्रतिभा भी आ जाए। यानी पूंजी, प्रतिभा, इन सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस हुई, आपके साझेदारी की आवश्यकता महसूस हुई। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे अपन पढ़ते हैं साझेदारी की विशेषताएं। तो आपने इतनी चीजें पढ़ी, इससे आपको कुछ कुछ साझेदारी की विशेषताएं आपको पता चल गई होगी। नंबर 1, आपको ये तो पता चल गया होगा कि अब साझेदारी के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। ये चीज आपको पता चल गई होगी, आपने पढ़ भी लिया, परिभाषा में आपने पढ़ लिया, धारा 4 में परिभाषा दे रखी है। साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। इससे पहले इसके प्रावधान संविधान अधिनियम 1872 में थे, जो 1 सितंबर को लागू हुआ था। और साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई, अब पढ़ते हैं साझेदारी विशेषता। तो नंबर 1 विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी कि साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति। अगर 2 व्यक्ति नहीं है, अगर अकेला व्यक्ति है, तो अपन उसे साझेदारी नहीं कह सकते। अब देखो, साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं, अधिक की भी सीमा है। ऐसा तो है नहीं कि अधिकतम 1000 हो गए, 2000, ऐसा नहीं। तो साझेदारी में आप ध्यान रखना, कम से कम 2 व्यक्ति हो सकते हैं, और अधिकतम व्यक्ति हैं वो हो सकते हैं संख्या 50। यानी साझेदारी में न्यूनतम व्यक्ति 2 और अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 50। ये इसका प्रावधान क्या है, देखो ध्यान, आप पढ़ रहे हैं साझेदारी, लेकिन इसका प्रावधान साझेदारी अधिनियम में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि साझेदारी में अधिकतम 50 सदस्य होंगे। इसका प्रावधान है कंपनी अधिनियम में। कंपनी अधिनियम
2013। कंपनी अधिनियम 2013 में प्रावधान है कि साझेदारी में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो साझेदारी में अधिकतम सदस्य 50, न्यूनतम 2 सदस्य होने चाहिए साझेदारी के लिए। अब देखो, इससे पहले अगर बात करें कि साझेदारी में सदस्यों की संख्या 50, आपको केवल 50 ही ध्यान में रखनी है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की अनुमति से साझेदारी की संख्या कितनी हो सकती है? 100 तक हो सकती है। अगर केंद्र सरकार की अनुमति लेकर कितनी हो सकती है? 100 हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान में रखनी है 50, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाता है कि या फिर कहीं पर आपसे पूछा जाए साझेदारी में अधिकतम सदस्य संख्या, तो हो सकती है 50। जब तक केंद्र सरकार का ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया जाए तब तक आपको ध्यान रखना है न्यूनतम 2, अधिकतम 50। अब देखो पढ़ते हैं। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति स्वयं का साझेदार नहीं हो सकता। साथ ही ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने की क्या रखते हो? क्षमता रखते हो। अनुबंध करने का मतलब ही कि वो कॉन्टैक्ट करने की क्षमता रखते हो, यानी आपस में समझौता करने योग्य हो, यानी कि पागल नहीं हो, स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, या आवश्यक यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के भी नहीं होने चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम व्यक्ति का आयु करता है व्यक्ति साझेदारी, तो वो साझेदारी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अपना आगे पढ़ेंगे कि आवश्यक व्यक्ति भी साझेदार हो सकता है, और किन परिस्थितियों में होता है वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको यही ध्यान रखना है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार एक आवश्यक, पागल व कानून द्वारा अयोग्य घोषित, यानी जिसको कानून ने अयोग्य कर रखा है, जैसे दिवालिया व्यक्ति हो गया, वो फर्म के साझेदार के रूप में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसी विशेषता के आधार पर यदि भविष्य में साझेदारों की संख्या घटकर 1 रह जाए तो साझेदारी क्या हो जाएगी? स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में साझेदार तो 2 थे, लेकिन जो एक व्यक्ति है वो पागल हो गया, दिवालिया हो गया, तो साझेदारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आगे देखो, साझेदारों की भारतीय साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। मैं बात में आपको पहले बता चुका हूं। कंपनी अधिनियम की धारा 464 के अनुसार, अब देखो कंपनी अधिनियम जो 2013 था, उसकी धारा 464 में यह बात कही गई थी कि साझेदारी में साझेदार अधिकतम संख्या है वो होगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, और जो क्या होगी? 100 से अधिक नहीं होगी। लेकिन फिर इसमें क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 ही है, लेकिन उसमें वर्ष 2014 में संशोधन किया और उसकी धारा 10 में ये संख्या कितनी कर दी गई? 50 सीमित कर दी गई है। अब आपको ध्यान में यही बात रखनी है कि न्यूनतम 2, अधिकतम 50। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। बाकी विशेषताएं अपन आगामी क्लास में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, रिवाइंड करते रहिए, इनके आप लिखते रहिए फिर कॉपी में इनको आप, और रफ रजिस्टर में इनका आप क्या बनाते रहिए? नोट्स बना के आप रफ रजिस्टर में अच्छे से इनको लिख के याद कर लें। और आप ये सारी बातें ध्यान रखें कि साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, संविदा अधिनियम कब लागू हुआ, ये साझेदारी अधिनियम में परिभाषा कौन सी धारा में है, साझेदारी की विशेषता क्या है, साझेदारी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो धन्यवाद।